आज का पहला क्वेश्चन है फिजिक्स का। एक बल 10I-3J + 6 के न्यूटन एक 5 किलोग्राम वस्तु पर लग रहा है और वह उसे बिंदु ए से बी इतने मीटर विस्थापित करता है तो कार्य होगा। देखिए ए से बी विस्थापन हो रहा है तो इसको विस्थापन लेंगे b माइनस ए। तो 10 से 6 को माइनस करेंगे तो 4i आएगा और माइनस में 2 से 7 होगा तो ये 7j आ जाएगा और 7 और 3 का होगा तो ये 10 के हो जाएगा। अब इसका कार्य बराबर होता है, हमें कार्य निकालना है तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन, तो बल का मान है 10I-3J + 6 के, उसका ये 4i और 10 के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 40 + 21 + 60 और इन सबको टोटल करेंगे तो 121 जूल हो जाएगा। ये जो इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टायर का वास्तविक फुलाव किस कारण से ईंधन में बचाव करता है? तो सड़क के साथ स्लाइडिंग संपर्क घटाता है। टायर का जितना फूला रहेगा तो उसका स्लाइडिंग संपर्क उतना कम होगा तो ईंधन में बचाव होगा। चौथा क्वेश्चन है। कथन है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही है? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान का वही रहेगा। देखिए जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण अगर नहीं रहेगा तो भार भी शून्य हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन। प्रकृति के बल ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला है गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, जो कि बिल्कुल गलत है। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो सबसे कम होता है और जो नाभिकीय बल होता है वो सबसे प्रबल होता है। सेकंड ऑप्शन है विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकर्ता का कारण है, सही है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है, ये भी सही है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है इस पर गैस के अणुओं का जो पलायन वेग है उनके वर्ग माध्यमूल वेग से कम होता है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। ग्रीष्मकाल में जो होता है उसके रस्सी का जो तनाव होता है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, जिसके कारण ग्रीष्मकाल में पेंडुलम की जो घड़ी होती है वो तीव्र गति से नहीं चलती है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल है तो ये जो तीनों चीज़ों का भार समान है तो एक साथ ही वो पहुंचेंगे, लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण नगण्य हो जाएगा तो लोहा सबसे पहले पहुंचेगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, इस कारण। निम्न कथन पर तथा उसे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करना है। कथन है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत में धक्का देना पड़ता है। तो निष्कर्ष है एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है क्योंकि इसमें जड़त्व का नियम लगता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, अगर कोई उस पर चलायमान कर दिया जाए तो उसमें चलते रहेगी जिसके कारण उसका घर्षण कम लगेगा। 12वां क्वेश्चन है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर पड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति में ला सकता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इसका है कथन और कारण दोनों सही है लेकिन जो कारण है उसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का
मुक्त पृष्ठ क्या होगा। देखिए जैसे कि जड़त्व का नियम कहता है, कोई गाड़ी है, मतलब कि कोई बस है, अगर वो आगे की तरफ चल रही है तो कोई उसमें कोई बैठा इंसान हमेशा पीछे की ओर जाकर झुकता है। तो वैसे ही इसमें अगर तेल का टैंकर भरा हुआ है तो जो टैंकर है वो पीछे की तरफ मूव होगा। तो आंसर है क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, मतलब तेल ज़्यादा पीछे की तरफ होगा। निम्न कथनों पर विचार करना है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। तीक्ष्ण वृत्ताकार यानी कि एक मौत का कुआं समझ लेते हैं जिसमें गाड़ी चल रही है अपने उस पर। तो इस पर 2 प्रकार के बल कार्य करता है, एक तो अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा अंदर की ओर और एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है बाहर की ओर। तो जो ये मौत का कुआं वाला जो रिंग चलता है, जो वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, तो हमेशा उस पर अपकेंद्रीय बल का मान ज़्यादा होता है। तो इस पर बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। ये 2 ऑप्शन सही होगा। 15 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, तो यह आर से कम होगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखिए संवेग बराबर होता है मीटर इंटू किलोग्राम बाय सेकंड और वेग बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो मीटर प्रति सेकंड कट जाएगा, किलोग्राम बचेगा। किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है, तो राइट आंसर द्रव्यमान होगा, इसमें गलत वर्ण लिया हुआ है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो मैंने जैसे कि बताया था कि कोई जो वॉशिंग मशीन है, जो उसका ड्रायर होता है, उस पर 2 बल कार्य करेगा, एक तो अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है और एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। यदि हम उस पर कपड़ा सुखाते हैं तो उसकी बूंदें रहती हैं, पानी की बूंदें, उस पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, जिसके कारण वॉशिंग मशीन में कपड़ा सूख जाता है। इसका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, इस पर भी अपकेंद्रीय बल रहता है। फेरेल नियम के अनुसार कोरियोलिसिस बल को हवा पर विक्षेपित करता है। देखिए ये पृथ्वी का गोलार्ध है, यहाँ पर एक भूमध्य रेखा है। कोरियोलिसिस बल के कारण जो हवाएं चलती है वो यहाँ पर आकर मुड़ जाती है, जिसके कारण जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। कोरियोलिसिस बल के कारण जो ये उत्तर का साइड है, यहाँ पर हवाएं होती हैं वो दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिण के साइड आते हुए ये बाईं ओर मुड़ जाती है। एक पिंड ए से बी दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तय करता है तथा बी से ए दूरी वापस लौटने में 30 मीटर वेग से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा में अवधि के पिंड का औसत वेग क्या है। देखो औसत वेग का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसके फॉर्मूला में आप वैल्यू रखेंगे तो इसका राइट आंसर 24 मीटर प्रति सेकंड होगा। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है, जड़ता का नियम। 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट आंसर व्युत्क्रमानुपाती। जब किसी पत्थर को एक रस्सी के एक सिरे पर बांधकर वृत्त में घुमाया जाता है तो वृत्त में घूमना जारी रखता है, इसका कारण है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल ही वास्तविक बल कहलाता है और अपकेंद्रीय बल आभासी बल कहलाता है। क्या कारण है कि पृथ्वीवासियों को चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि जो चंद्रमा की दैनिक गति होती है वो उसकी वास्तविक गति के बराबर होती है, यानी कि दोनों एक जैसी होती है, इसलिए हमें एक ही भाग दिखाई देता है हमेशा। एक पत्थर को एक इमारत के छत से ज़मीन तक गिराने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो इमारत की ऊंचाई क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला है S बराबर UT प्लस हाफ AT²। हमको निकालना है S का मान। U मतलब प्रारंभिक वेग 0 है तो इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान हाफ है, 4 सेकंड का समय लगता है और इसका जो A का मान है, त्वरण का मान है 9.8 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो S बराबर आ जाएगा 78.4।
अब क्वेश्चन देखते हैं। एक समान मंदन के अंतर्गत एक कण प्रथम 2 सेकंड में 200 मीटर तथा 4 सेकंड में 220 मीटर की दूरी तय करता है, तो कण का वेग 7 सेकंड में अंत में होगा। इसका भी फॉर्मूला सेम है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहली बार में हम 200 मीटर रखेंगे, दूसरी बार में 220 प्लस 200 करेंगे। ऐसे करके समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है और यह गेंद रेत में 1 मीटर धंस कर रुक जाती है, तब तो इसमें केवल संवेग संरक्षित रहता है। एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से पलायन वेग के आधे वेग से ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किया जाता है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी r/3। एक कण एक वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करता है। यदि एक कण के वृत्त पर किसी बिंदु के परित कोणीय चाल W1 तथा वृत्त के केंद्र के परित कोणीय चाल W2 है, तब तो जो W2 बराबर 2W1 होगा। एक समान त्वरण के अंतर्गत एक वस्तु गति के चौथे सेकंड में 31 मीटर तथा छठे सेकंड में 43 मीटर की दूरी तय करता है, तो इस वस्तु का प्रारंभिक वेग तथा त्वरण क्रमशः होगा। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है फॉर्मूला से, तो इसका आंसर होगा 10 मीटर और 6 मीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि g का मान है, पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक 20 किलोग्राम का ब्लॉक प्रारंभ में विराम अवस्था में है और ब्लॉक की गति में लाने के लिए 75 न्यूटन बल की आवश्यकता है। गति के बाद ब्लॉक की गति को नियत चाल से गति करना है तो 60 न्यूटन बल की आवश्यकता है, तो स्थिर घर्षण गुणांक होगा 0.35। यदि दो द्रव्यमान के बीच की दूरी को 2 गुना किया जाए तो दोनों के बीच गुरुत्वीय आकर्षण जो है वो घट जाएगा, घटकर चौथाई रह जाएगा। देखिए F बराबर होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है Gm1m2 अपॉन r होता है, r का स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि द्रव्यमानों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, तो ये 2 कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि F/4 हो जाएगा, तो ये घटकर 1/4 रह जाएगा। F1 बराबर F/4। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तथा पृथ्वी की त्रिज्या है, वस्तु के पृथ्वी की गुरुत्वीय r क्षेत्र बाहर पलायन करने के लिए पलायन वेग होगा, तो √2gr, क्योंकि u का मान होता है √2gm अपॉन r, इससे ये सॉल्व हो जाएगा। यदि गतिज ऊर्जा को 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग होगा √2 गुना बढ़ जाएगा। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से A से B चलता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट जाता है, तो औसत वेग होगा। देखिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। यहाँ हम देख रहे हैं कि A से B चल रहा है और वापस वो वहीं पर लौट जा रहा है। A से B चलने के बाद वो वापस A पर लौट जा रहा है, तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। अगर विस्थापन की जगह हम 0 रखेंगे तो वेग का मान भी 0 हो जाएगा। एक लड़का 20 मीटर ऊंचे टावर पर खड़ा होकर पत्थर को नीचे गिराता है। यदि g बराबर 10 मीटर से है, वह किस वेग से ज़मीन पर टकराएगा, तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो ज़मीन पर टकराएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 2 प्रारंभिक वेग तो 0 है, v स्क्वायर का मान हमको निकालना है, g का मान जो है 10 दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 400 और इसका वर्गमूल करेंगे तो 20 हो जाएगा। यदि एक पत्थर को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाए तथा वापस ज़मीन पर लौट जाए तो उसका स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो जो ऊंचाई पर जाएगा, जिस ऊंचाई पर उसको फेंका जाएगा, तो उस ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होगी।
एक पूर्ण अप्रत्याशित संघर्ष के लिए रेस्टिट्यूशन गुणांक ई होगा 0। जब एक वस्तु भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार हमेशा बढ़ता है। m द्रव्यमान के पिंडों की अनंत संख्या किसी निर्देशांक बिंदु 0 से एक सरल रेखा में दूरी r, 2r, 4r एवं 8r इत्यादि पर स्थित है। बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी तो 4Gm/3r²। एक कार 5 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है तो उसकी औसत चाल होगी। देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर की दूरी है। समय कितना है? 5 मिनट है। 5 मिनट को हमें घंटे में चेंज करना है तो इसको 60 से भाग देना पड़ेगा। ये 60 ऊपर चला जाएगा तो 5 गुणित 60 बटे 5, 5 कट के आंसर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। एक समान वेग को व्यक्त करने वाला टी वक्र है तो ये सेकंड वाला। एक कण XY तल में निम्न समीकरण के अनुसार गति करता है तो एक कण का त्वरण कितना होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको सॉल्व करके एक बार ज़रूर देखिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 किलो द्रव्यमान का एक पिंड एक व्यक्ति द्वारा 1 मीटर ऊंचाई तक 30 सेकंड में उठाया जाता है। दूसरे व्यक्ति द्वारा समान द्रव्यमान ऊंचाई तक 60 सेकंड में उठाया जाता है। इन द्वारा किए गए कार्य का अनुपात कितना होगा? m किलो द्रव्यमान का एक पिंड है तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। इसमें m किलोग्राम का द्रव्यमान है तो बल भी समान लगेगा। विस्थापन दोनों में मतलब 1 मीटर की ऊंचाई में ही हो रहा है तो दोनों का मान 1 होगा। तो b बल और गुणित विस्थापन दोनों एक बराबर है तो 1/1 यानी कि 1:1 होगा इसका आंसर।